प्रधानमंत्री मोदी संसद को संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अभिभाषण होगा। पीएम मोदी संसद में अपनी कैबिनेट का परिचय देंगे और राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा भी होगी। ये सब होगा अगले 10 दिनों में, क्योंकि कल यानी कि 24 जून से 3 जुलाई तक इस लोकसभा का पहला सेशन चलेगा। बड़े काम के बीच विपक्ष के हंगामे के भी पूरे आसार हैं, लेकिन संसद सत्र को लेकर सबसे बड़ा सवाल जो ट्रेंड कर रहा है वो ये है कि नया लोकसभा स्पीकर कौन होगा। बीजेपी की रणनीति और कांग्रेस का पॉलिटिकल गेम प्लान समझाती हुई यह रिपोर्ट देखिए। क्या ओम बिरला को फिर से बनाया जाएगा लोकसभा स्पीकर या प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि मेहताब का ही नाम आगे बढ़ाएगी बीजेपी? क्या आंध्र प्रदेश बीजेपी प्रेसिडेंट दग्गुबती पुरंदेश्वरी को मिलेगी स्पीकर की पोस्ट या इस कुर्सी पर बैठेंगे राधा मोहन सिंह? नाम कई हैं, सस्पेंस भी पीक पर है। कांग्रेस लोकसभा के डिप्टी स्पीकर पद पर अपना सांसद चाहती है। पेपर लीक के मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरने की रणनीति भी बन चुकी है, लेकिन इसके बावजूद सबकी नजर टिकी है 26 जून पर। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। देश की नई संसद नई सरकार के नए सत्र के लिए तैयार है। कल 18वीं लोकसभा का पहला सत्र है। शुरुआत के 2 दिन 24 और 25 जून तो नए सांसदों को शपथ दिलाने में चले जाएंगे और फिर आएगी वो तारीख जब देश को पता चलेगा लोकसभा स्पीकर का नाम। सवाल है कि आखिर लोकसभा स्पीकर की पोस्ट कितनी पावरफुल होती है। बीजेपी हर हाल में इस कुर्सी पर अपना सांसद क्यों बैठाना चाहती है? कांग्रेस को स्पीकर पद के लिए टीडीपी क्यों पसंद आ रही है? इन सारे सवालों का जवाब आज हम तलाशेंगे। संविधान के जानकार और राजनीति के विश्लेषकों से ये सवाल पूछेंगे, लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि कल जब 18वीं लोकसभा का पहला सत्र शुरू होगा तो क्या होगा। इस संसद सत्र के पहले दिन सबसे पहले सुबह 9:30 बजे प्रोटेम स्पीकर को राष्ट्रपति जी राष्ट्रपति भवन में शपथ दिलाएंगे। उसके बाद सत्र की शुरुआत में प्रोटेम स्पीकर नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ दिलाएंगे। सबसे पहले प्रधानमंत्री शपथ लेते हैं, फिर उसके बाद पद के वरिष्ठता क्रम में कैबिनेट मंत्री शपथ लेंगे और फिर बाकी के सांसद अपने अपने वरिष्ठता क्रम में शपथ लेंगे। रिपोर्ट में आगे बढ़ने से पहले ये जानना जरूरी है कि प्रोटेम स्पीकर को लेकर आखिर बीजेपी को प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों करनी पड़ी। दरअसल 18वीं लोकसभा में बीजेपी सांसद भर्तृहरि मेहताब को प्रोटेम स्पीकर चुना गया है। ये चुनाव राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान के अनुच्छेद 95(1) के तहत किया, लेकिन नाम का ऐलान होते ही विपक्ष भड़क गया। विपक्ष की दलील है कि कटक से चुनकर आए भर्तृहरि मेहताब सिर्फ 7 बार के लोकसभा सांसद हैं, जबकि केरल की मवेलीकारा सीट से चुनकर आए के सुरेश 8वीं बार सांसद बने हैं। इसलिए वरिष्ठता के आधार पर उन्हें प्रोटेम स्पीकर बनाया जाना चाहिए। कांग्रेस ने भर्तृहरि मेहताब को प्रोटेम स्पीकर बनाए जाने पर परंपरा तोड़ने का आरोप लगाया, तो बीजेपी ने कुछ फैक्ट्स के साथ पलटवार किया। As far as Mr. K. Suresh is concerned, he has only served 8 non-consecutive terms. एक साथ मिलाकर के 8 टर्म नहीं बनता है। कहीं भी यहाँ पर परंपरा टूट नहीं रही है। 2004 में कांग्रेस पार्टी ने किस प्रकार से इस परंपरा को तोड़ा था। किरण रिजिजू साहब जो हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर हैं, उनको नीचा दिखाने के लिए जिस प्रकार का ये प्रयत्न किया जा रहा है, कुलछित प्रयत्न कांग्रेस पार्टी द्वारा, द 18th लोकसभा इज नॉट गोइंग टू पार्डन द कांग्रेस पार्टी। प्रोटेम स्पीकर पर कांग्रेस और बीजेपी की भ्रंत बता रही है कि इस सत्र में हंगामा और विरोध खूब हो सकता है। और अभी तो कांग्रेस इंतजार कर रही है कि 26 जून को लोकसभा स्पीकर के लिए
बीजेपी कौन सा नाम आगे बढ़ाती है। माना जा रहा है कि मीटिंग और मंथन के बाद बीजेपी ने वो नाम तय कर लिया है। लोकसभा के स्पीकर पद को लेकर सहमति बनाने की जिम्मेदारी राजनाथ सिंह को सौंपी गई है। इसी सिलसिले में 18 जून को रक्षा मंत्री के घर पर एक बड़ी बैठक हुई, जिसमें बीजेपी और साथ ही अन्य दल के बड़े नेता भी शामिल हुए। जिसके बाद स्पीकर पद को लेकर सभी लोगों से सुझाव मांगे गए, विचार मंथन हुआ, सभी ने अपना सुझाव दिया, लेकिन अंतिम फैसला बीजेपी का ही होगा। बेशक नरेंद्र मोदी का बतौर पीएम ये तीसरा टर्म है, लेकिन पहली बार बीजेपी अपने दम पर बहुमत से दूर है। कांग्रेस और विपक्षी दलों को लग रहा है चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी स्पीकर पद के लिए बीजेपी पर दबाव डाल सकती है। लेकिन जिस तरह से नरेंद्र मोदी की तीसरी पारी में कैबिनेट का बंटवारा हुआ है, उससे तो यही लगता है कि सीटें भले ही कम हैं, लेकिन मोदी में वही दम है। यानी कहीं से भी ऐसा सिग्नल नहीं आया है जिससे लगे कि बीजेपी अपने सहयोगी के आगे सरेंडर है। आमतौर पर संसदीय परंपरा यही है कि लोकसभा का जो अध्यक्ष का पद है वो सत्तारूढ़ दल के पास हो। कभी कभी ऐसा भी हो कि सत्तारूढ़ दल में किसी सहयोगी दल को वो पद मिला है, जैसे टीडीपी को मिला वाजपेयी सरकार के वक्त में, जब चंद्रबाबू नायडू की जो पार्टी थी उसने बाहर से समर्थन दिया था और जीएमसी बारियोगी वहाँ पर लोकसभा अध्यक्ष बने थे। लेकिन आमतौर पर ऐसा होता है कि सत्तारूढ़ दल का हो। विपक्ष को भी समझ में आता है कि जो अध्यक्ष है, लोकसभा अध्यक्ष है, वो होगा सत्तारूढ़ दल का, लेकिन वो समझ रहे हैं कि अब जब गठबंधन की सरकार है तो कम से कम टीडीपी और जेडीयू जो बीजेपी के सबसे बड़े सहयोगी दल हैं, उनका अगर लोकसभा अध्यक्ष हो जाता है तो सदन में एक दबाव भारतीय जनता पार्टी पर बना रहेगा। और यदि कोई दल बदल की स्थिति होती है या कभी बिलों को पास कराने को लेकर, बिल्स को पास कराने को लेकर कोई चर्चा होती है, तो विपक्ष को थोड़ी मदद मिल पाएगी। अगर भारतीय जनता पार्टी का ही लोकसभा अध्यक्ष होगा तो फिर थोड़ा सा मुश्किल होगा, विपक्ष को ऐसा लगता है। और उसके साथ साथ यदि टीडीपी जेडीयू में से किसी सहयोगी दल का स्पीकर होगा तो भारतीय जनता पार्टी भी थोड़ा दबाव में रहेगी। स्पीकर का पद जो है, सरकार चाहे गठबंधन की हो या गैर गठबंधन की हो, अकेली बहुमत की हो, हमेशा बड़ा निर्णायक होता है, क्योंकि सदन की कार्यवाही चलाने की पूरी जिम्मेदारी स्पीकर की होती है। और स्पीकर की जो भूमिका होती है वो एक तरह से सदन के अंदर सर्वोच्च न्यायाधीश की भूमिका होती है। सदन के नियमों के अनुसार सदन चले, सत्ता पक्ष विपक्ष को बराबर का मौका मिले और विपक्ष को सवाल उठाने का मौका मिले, और सरकार जब उन सवालों पर जवाब दे तो विपक्ष उनको सुने। ये सारी व्यवस्थाएं जो है करने की जिम्मेदारी स्पीकर की होती है। अब यहां एक बड़ी बात जान लीजिए। लोकसभा में डिप्टी स्पीकर के लिए विपक्ष ने पोस्ट मांगी है, लेकिन अगर विपक्ष के किसी सांसद को यह पोस्ट नहीं मिली तो ऐसी भी संभावना है कि विपक्ष लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए कैंडिडेट खड़ा कर दे। चौंकाने वाला फैक्ट है ये कि आज तक भारत में लोकसभा अध्यक्ष के लिए चुनाव नहीं हुआ, तो क्या पहली बार देश में लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होगा? गणेश वासुदेव मावलंकर, हुकुम सिंह और सोमनाथ चैटर्जी। जानते हैं इन तीन राजनीतिक शख्सियतों में क्या कॉमन है? आजाद भारत के इतिहास में यही वो तीन नाम हैं जो प्रोटेम स्पीकर बने और फिर लोकसभा स्पीकर भी बने। यानी अगर बीजेपी ने भर्तृहरि मेहताब का नाम आगे बढ़ाया तो वो स्पीकर पोस्ट पर बैठने वाले चौथे प्रोटेम स्पीकर होंगे। तो क्या बीजेपी ने भर्तृहरि मेहताब का ही नाम चुना है या फिर 26 जून को फिर से चौंकाएगी बीजेपी? स्पीकर पद के लिए अभी डी पुरंदेश्वरी, राधा मोहन सिंह और भर्तृहरि मेहताब के नाम पर चर्चा की खबर है। खबर यह भी है कि कोटा लोकसभा क्षेत्र से जीतकर आए ओम बिरला को फिर से एक बार लोकसभा का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि बीजेपी की हमेशा से ही आदत रही है चौंकाने की। इसलिए इंतजार 26 जून का है, जब पीएम नरेंद्र मोदी स्पीकर के नाम का प्रस्ताव रखेंगे। उधर डिप्टी स्पीकर की पोस्ट के लिए भी कांग्रेस ने बड़ी प्लानिंग कर रखी है। प्लान के बारे में जानने से पहले एक नजर अतीत पर डालनी जरूरी है। दरअसल 2014 में यानी मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में बीजेपी ने स्पीकर की पोस्ट अपने पास रखी। सुमित्रा महाजन स्पीकर बनी और डिप्टी स्पीकर की पोस्ट AIADMK के एम थंबीदुरई को दी गई। 2019 में बीजेपी का बहुमत बढ़ा, लेकिन डिप्टी स्पीकर की पोस्ट किसी को नहीं दी गई और ओम बिरला स्पीकर बने। इस बार कांग्रेस डिप्टी स्पीकर की पोस्ट मांग रही है।
तो फिर ही परंपरा क्यों दूंगी? ये इनसिक्योरिटी क्यों है भारतीय जनता पार्टी के अंदर? फर्क सिर्फ इतना है कि 8 वाले को बनाते तो कांग्रेस का होता मुख्य विरोधी दल को, 7 वाले को आपने बना दिया तो वो आपका अपना है, भारतीय जनता पार्टी है। ये क्यों हो रहा है? ये क्यों मान्य परंपराएं तोड़ी जा रही है? तर्क बेबुनियाद है संसदीय कार्य मंत्री जी, परंपराओं के खिलाफ है और दर्शाता है लोकतंत्र नहीं, आपको लोकतंत्र में तानाशाही चाहिए। और अगर कांग्रेस को किसी लीडर को डिप्टी स्पीकर की पोस्ट नहीं दी गई तो विपक्ष स्पीकर के पद के लिए अपना प्रत्याशी खड़ा कर सकता है, जो कि आजाद भारत में पहली बार होगा। ऐसे में आपके लिए ये जानना जरूरी है कि आखिर लोकसभा स्पीकर की पोस्ट इतनी अहम क्यों है। संसदीय व्यवस्था में लोकसभा के स्पीकर का पद सबसे महत्वपूर्ण होता है। संसद की कार्रवाई को चलाने के लिए, सांसदों के जो कार्य तरीका है उस पर बात करने के लिए, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के लिए, और ख़ास तौर से संसद में सांसदों के बिहेवियर पर लोकसभा अध्यक्ष के फैसला जो बहुत महत्वपूर्ण होता है। और उससे भी महत्वपूर्ण है कि यदि आवाजाही हो यानी दल बदल हो रही हो तो उस समय स्पीकर क्या फैसला करता है। बिलों को पास कराने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है और सांसदों को रोकने, सांसदों को बाहर करने, दोनों में भी स्पीकर की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। और ख़ासतौर से जब एक सत्तारूढ़ दल के पास बहुमत नहीं हो, खुद अकेले के पास, जैसे कि आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है, तो उस समय लोकसभा अध्यक्ष बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है सरकार को सदन की कार्रवाई आराम से चलाने के लिए, बेहतर तरीके से चलाने के लिए। बीजेपी के पास स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों पदों पर अपना सांसद बिठाने का चैलेंज है, वो भी इस एहसास के साथ कि विपक्षी दलों की ताकत बढ़ी है और पेपर लीक के मुद्दे पर हंगामा होना भी तय है। लोकसभा के नए अध्यक्ष का चुनाव 26 जून को होगा। वहीं 27 जून को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त सत्र में अभिभाषण देंगी, जिसमें वो नई सरकार के अगले 5 साल के रोड मैप की रूपरेखा पेश करेंगी। जिसके बाद राज्यसभा और लोकसभा में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर चर्चा होगी। संभवतः 2 जुलाई को राज्यसभा और 3 जुलाई को लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर हुई चर्चा का जवाब देंगे। 4 जून के बाद से उत्तर प्रदेश की राजनीति ने गजब करवट ली है। 80 में 80 का नारा देकर चुनाव में उतरी बीजेपी को समाजवादी पार्टी ने ऐसा झटका दिया कि लखनऊ से दिल्ली तक चिंतन, मंथन और समन का सिलसिला शुरू हो गया। रिपोर्ट बीजेपी की टॉप लीडरशिप तक पहुंच चुकी है। कमी दूर हो पाती उससे पहले एक और अग्नि परीक्षा ने दस्तक दे दी। इस अग्नि परीक्षा का नाम है 10 का दम। क्या है पूरी खबर और क्यों अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ के लिए 10 का दम का चैंपियन बनना बेहद जरूरी है। रिपोर्ट देखिए। क्या लोकसभा चुनाव में जो हुआ वही रुझान उपचुनाव में भी दिखाई देंगे, या फिर यूपी की जनता विधानसभा में कुछ और सोच रही है? ये सवाल इसलिए क्योंकि अखिलेश बनाम योगी बन चुकी यूपी की पॉलिटिक्स में अब 10 का दम का दौर आ गया है। जी हां, देश के सबसे बड़े सूबे में उपचुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, क्योंकि 4 जून के नतीजों ने 9 विधायकों को सांसद बना दिया और एक सीट पर सपा विधायक 7 साल की सजा होने से विधायकी खतरे में पड़ गई। सबसे पहले उन 10 सीटों के बारे में जान लीजिए जहां उपचुनाव होने वाले हैं। करहल, मिल्कीपुर, सीसामाऊ, कुंदरके, गाजियाबाद, फूलपुर, मझुआ, कटहरी, खैर और मीरापुर। ये यूपी की वो 10 असेंबली सीटें हैं जहां एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच कांटे का मुकाबला देखने को मिल सकता है। किस सीट पर कौन सा विधायक जीता और सांसद बना, ये जानने से पहले जरा अनुभवी पत्रकारों से ये समझ लेते हैं कि अगर अभी उपचुनाव हुए तो किसका पलड़ा भारी माना जाएगा। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के जो उपचुनाव होने हैं उसमें इंडिया गठबंधन और एनडीए दोनों के सामने परीक्षा की घड़ी है, क्योंकि इंडिया गठबंधन के लिए परीक्षा इस बात की है कि यदि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो क्या समाजवादी पार्टी कांग्रेस की तरफ से जो 2 विधानसभा की सीटें मांगी जा रही उसे देने को तैयार है। यदि वो देने को तैयार होगी तो मुझे लगता है 2027 के विधानसभा चुनाव को लेके ये माना जाएगा कि इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ आगे चलेगा। यदि कांग्रेस को इंडिया गठबंधन
सीट देने से आनाकानी करती है तो कहीं ना कहीं दोनों के बीच में मतभेद पैदा होंगे। जो 2027 के विधानसभा चुनाव साथ मिलकर लड़ने का जो दावा किया जा रहा है वो कमजोर होगा। इस वक्त 4 जून को भूलकर एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों ही 10 सीटों पर चुनाव लड़ने की रणनीति बना रहे हैं। अखिलेश के लिए ये साबित करने का मौका है कि हवा बदल चुकी है, तो वही सीएम योगी के लिए चुनौती है ये साबित करने की कि यूपी को योगी मॉडल पसंद है। अब हर 10 सीट का अतीत, आंकड़ा और भूगोल जान लीजिए। सबसे पहले मैनपुरी की करहल सीट के बारे में बताते हैं। यहां से अखिलेश यादव विधायक थे। कन्नौज से सांसद बनने के बाद ये सीट खाली हो गई। गाजियाबाद विधानसभा सीट भी खाली हुई है क्योंकि यहां से बीजेपी विधायक अतुल गर्ग अब गाजियाबाद के सांसद बन गए हैं। मीरापुर विधानसभा से आरएलडी के चंदन चौहान विधायक थे, जो इस बार बिजनौर से सांसद चुने गए हैं। फैजाबाद की मिल्कीपुर असेंबली सीट से एसपी विधायक अवधेश प्रसाद ने तो कमाल ही कर दिया। अयोध्या की सीट बीजेपी से छीन ली। फूलपुर विधानसभा सीट इसलिए खाली हुई क्योंकि यहां से बीजेपी के प्रवीण पटेल विधायक से सांसद बन गए। मिर्जापुर की मझुआ सीट पर बीजेपी के सहयोगी निषाद पार्टी के विधायक थे। अब यही विनोद बिंद बीजेपी के टिकट पर भदोही के सांसद बन गए। अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक अनूप प्रधान अब हाथरस से सांसद बन गए, इसलिए खैर की सीट खाली हो गई। इसी तरह संभल की कुंदर की विधानसभा से विधायक जियाउर रहमान बर्क अब संभल से सांसद बन गए और अब इस सीट पर चुनाव होगा। देश में चुनाव का पैटर्न बदला है। मतदाता लोकसभा चुनाव में अलग पार्टी को वोट देते हैं, विधानसभा चुनाव में अलग पार्टी को वोट देते हैं। उत्तर प्रदेश में भी लगभग इसी तरह के पैटर्न की संभावना इसलिए दिखाई दे रही है क्योंकि लोकसभा चुनाव में भले ही भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन कमजोर रहा हो, लेकिन विधानसभा चुनाव में वहां भारतीय जनता पार्टी के बाद सबसे बड़ा चेहरा है योगी आदित्यनाथ जी का। माना जा सकता है कि इस बार जो उपचुनाव होंगे उसमें एनडीए गठबंधन को मतदाता की तरफ से ज्यादा सपोर्ट मिल सकता है। उत्तर प्रदेश के मतदाताओं के रुझान देखे जाएं तो अभी उनकी नाराजगी पूरी तरह से दूर नहीं हुई है, क्योंकि उनकी नाराजगी सिर्फ केंद्र सरकार से नहीं थी, वो राज्य सरकार से भी नाराज हैं। इसलिए अगर उपचुनाव जल्दी होते हैं तो अखिलेश यादव को फायदा होता हुआ दिख रहा है। लेकिन इसी के साथ साथ अगर यह देखा जाए कि मतदाता अपना ट्रेंड बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे, तो उससे साफ होता है कि मतदाताओं ने वहां पर भारतीय जनता पार्टी को रिजेक्ट किया जहां पर उपचुनाव होने वाले हैं। कि अगर अभी बाई इलेक्शन करा दिया जाए तो अभी राजनीतिक दलों का अपना टेम्पो भी बना हुआ है और पब्लिक का भी एक टेम्पो बना हुआ है, और जिस पैटर्न से चुनाव लोकसभा में हुआ है उसको लेकर या उसको रोकने का अभी सरकार की तरफ से कोई प्रयास होता हुआ दिखाई नहीं दिया है। ऊपर से नीट की परीक्षा, नेट परीक्षा कैंसिल हुई है, कुछ पेपर लीक हुए हैं, इससे युवाओं में अभी गुस्सा बढ़ा हुआ है और वो गुस्से का असर बाई इलेक्शन में भी दिखाई दे सकता है। कांग्रेस को भी लोकसभा चुनाव ने बूस्टर दिया है, इसलिए मुमकिन है कांग्रेस इन 10 सीटों में से किसी पर दावा ठोक दे या इंडिया गठबंधन से किसी कांग्रेस कैंडिडेट को टिकट मिले। इसी तरह बीजेपी की सहयोगी आरएलडी और निषाद पार्टी को भी इन 10 सीटों में से कम 2 टिकट पाने की उम्मीद है।